आज की बड़ी खबर ये है कि ग्रे स्केल विंस कोर्ट बैटल अगेंस्ट एसईसी, रेगुलेटर मस्ट रिव्यू बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसमें जो इनका केस चल रहा था ग्रे स्केल का और एसईसी का, ग्रे स्केल यहाँ पे जीत चुकी है। तो अब कोर्ट ने बोला है एसईसी को कि इनकी जो एप्लीकेशन है स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ की, उनको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2021 में इन्होंने फ्यूचर भी इनका अप्रूव किया था। तो एप्लीकेशन आपको देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इनको अप्रूव करना ही पड़ेगा इनका बिटकॉइन ईटीएफ। जो भी यहाँ पे ग्रे स्केल ने अपना एप्लीकेशन में लिखा था कि जो उनका बिटकॉइन ट्रस्ट है उसको बिटकॉइन ईटीएफ में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाए, लेकिन एसएससी ने यहाँ पे अभी चेकआउट नहीं किया था, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रे स्केल का बिटकॉइन ईटीएफ अभी आ रहा है, वो तो आगे पता चलेगा हमें। तो एसएससी यहाँ पे इस फेल टू कन्विंस द पैनल दैट आगे जाके मार्केट क्या सेफ रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए या नहीं। तो यहाँ पे ये कन्विंस नहीं कर पाई, बता ही नहीं पाई, फेल हो गई बताने में। तो यहाँ पे ग्रे स्केल जो है वो अपना जो केस है वो जीत चुका है। और यहाँ पे एसएससी अब इनको देखना पड़ेगा इनका जो एप्लीकेशन इन्होंने ईटीएफ का दिया था। तो यहाँ पे इसको देख के जो टिम बेवन है, सीईओ जर्मन डिजिटल एसेट प्रोवाइडर ईटीसी ग्रुप के, ये बोल रहे हैं कि इतनी बार यहाँ पे एप्लीकेशन दी जा चुकी है एसईसी को, तो अब तो बिटकॉइन ईटीएफ आके ही रहेगा। और जिसकी वजह से ये जो केस विन हुआ है, इसकी वजह से हमें बिटकॉइन का प्राइस भी अप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस 6.6% से बढ़ा है, अभी 27,000 के ऊपर जा चुका है। और ईथर का भी प्राइस में हमें 4.92% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कल 1600 पे चल रहा था, अब 1700 के ऊपर है। तो अभी जितने भी टॉप 10 नॉन स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज है वो सब ग्रीन है। अभी हमें मार्केट में ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो भी इनका केस चला था। तो ग्रे स्केल यहाँ पे जीत चुका है, इस वजह से, शायद इस वजह से ही। तो दूसरी न्यूज यहाँ पे आती है, स्टेबल कॉइन्स ने सरपास करा है मास्टर कार्ड और पेपाल को इन ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम से स्टेबल कॉइन्स बड़े हैं। अब स्टेबल कॉइन की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इवन मार्केट नेगेटिव है फिर भी। 2022 में तो जो भी लेयर 1 नेटवर्क्स है वहां पे स्टेबल कॉइन्स यूज हो रहा था, तो जितनी यहाँ पे वॉल्यूम बनी है वो है $6.87 ट्रिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम बनी है ट्रांजेक्शन्स पे। अब इन्होंने यहाँ पे सरपास किया है या फिर ओवरटेक किया है पेपाल और मास्टर कार्ड को। पेपाल 2022 में यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन इनका ट्रांजेक्शन हुआ था, मास्टर कार्ड का 6.57 ट्रिलियन का, और स्टेबल कॉइन का यहाँ पे 6.87 ट्रिलियन का हमें देखने को मिल रहा है। और डिस्पाइट यहाँ पे जो भी क्रिप्टो मार्केट में चैलेंज आ रहे 2023 में, अभी जो भी बियर मार्केट चल रहा है या फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चल रही है यूएस में, फिर भी स्टेबल कॉइन का यहाँ पे अडॉप्शन बढ़ रहा है, चाहे वो यूएसडीटी है चाहे वो यूएसडीसी है, इथेरियम से भी ज्यादा। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो अडॉप्शन हो रहा है एनुअल ट्रांजेक्शन का ग्लोबल नेटवर्क में, अभी तो सबसे ज्यादा वीजा का है। लेकिन एक रीजन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को ज्यादा यहाँ पे अडॉप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि इथीरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी जो कि बहुत स्लो है, ट्रांजेक्शन फीस भी इनकी हाई है, और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन पर सेकेंड बहुत धीरे होती है, 30 DPS के अकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। तो ट्रोन यहाँ पे आया था ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे स्पीड देने के लिए। बट ये सेंट्रलाइज नेटवर्क था ट्रॉन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बात करते हैं रॉबिन हुड के बारे में, जो कि मिस्टीरियस वॉलेट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। वही वॉलेट जो भी मिस्टीरियस वॉलेट था, जो जिसने 3 महीने के अंदर अंदर $3 बिलियन के बिटकॉइन यहाँ पे इकट्ठा करके थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर बन गया था सिंगल वॉलेट में। तो रॉबिन हुड को यहाँ पे बोला है, जो कि एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आर्खम इंटेलिजेंस ने अपना जो भी डेटा के हिसाब से देखा था कि रॉबिन हुड है वो जिसका वो मिस्टीरियस वॉलेट है, जो कि बायनांस और बिटफिनेक्स के बाद वो तीसरा वॉलेट है जो कि बिटकॉइन होल्ड करती है। पहले तो यहाँ पे जेमिनाई को बोला था कि वो कुछ बीटीसी की होल्डिंग्स यहाँ पे कुछ पोर्शन बीटीसी का यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ब्लैक रोक का भी नाम लिया गया था, क्योंकि उनका स्पॉट ईटीएफ आने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने जो एप्लीकेशन सबमिट करी थी स्पॉट ईटीएफ की। तो
इसको देख के यहाँ पे ब्लैक रॉक का नाम लिया गया था कि उन्होंने उनका ये मिस्टीरियस वॉलेट है। लेकिन हमें फाइनली पता चल गया है कि रॉबिन हुड वो कंपनी है। लेकिन अभी तक रॉबिन हुड ने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है पब्लिकली, इन्होंने कमेंट नहीं किया है कि इन्हीं की होल्डिंग है। लेट्स सी, मंडे को तो इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है। और अभी अपनी जो भी ये डिजिटल एसेट है उसको रिमूव करने की बोल रहे हैं, जो कि जो एसएससी ने है वो एज अ सिक्योरिटीज क्लासिफाइड की थी, जिसमें सोलाना था, कार्डानो था और पॉलीगन था। अब अपनी ये जो परफॉर्मेंस थी इसके बावजूद भी जो रॉबिन हुड है उन्होंने बोला है कि हम एज अ डिजिटल सेक्टर में एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे। एज सच द लेटेस्ट बिटकॉइन होल्डिंग्स, अभी तो यहाँ पे रॉबिन हुड का ही एक्सपोजर यहाँ पे मिला है। देखते हैं अब आगे। अभी रॉबिन हुड ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि अपनी कुछ स्टेटमेंट दी नहीं है पब्लिकली, पर देखते हैं क्या होता है जैसे ही वो निकालती है अपनी स्टेटमेंट। बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। G20 समिट में जो इंडियन पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्रिप्टो को लेके कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे यहाँ बात की है। अब इंडिया यहाँ पे एडवोकेट करती है पूरा जो ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क है इतने सालों से, लेकिन उसको खुद का जो क्रिप्टो का इकोसिस्टम है उसमें क्लियर नहीं है कुछ। उनका जो टैक्सेशन है, इंडिया का जो टैक्सेशन है वो भी हम सभी जानते हैं, तो इंडिया में ही रहते हैं, तो 30% टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ता है जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है क्रिप्टो से। तो बात करते हैं G20 में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे बोलते हैं कि ग्लोबल कोलेबोरेशन होना चाहिए क्रिप्टो के रेगुलेशंस पे, G20 में इन्होंने बोला था, और फ्रेमवर्क बनने चाहिए। अब G20 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, जिसमें से 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन। अब इन चीजों के अलावा मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पे भी बात करी, क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस लाए जाने चाहिए उस पर भी बात करी। मोदी ने बोला यहाँ पे कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये फ्यूचर है आने वाला। तो जब ये चीजें हो रही है तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हमें इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क हमें लाने ही पड़ेंगे, और एक कंट्री को नहीं, पूरी ग्लोबली सबको देखना चाहिए। 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मोदी ने एग्जाम्पल देते हुए बोला है एविएशन इंडस्ट्री का, कि कॉमन रूल्स रेगुलेशंस जब हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे, एयर सिक्योरिटी पे ला रही है, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, जो आने वाली टेक्नोलॉजीज है, जो मतलब चल रही है, ग्रो हो रही है, क्रिप्टो करेंसी जैसे, इसको भी ग्लोबली रेगुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अगस्त को इंडिया ने अपने प्रेसिडेंसी नोट यहाँ पे रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ग्लोबली जो क्रिप्टो के ऊपर फ्रेमवर्क बनाने चाहिए उस पर कुछ बातचीत करती, कुछ सजेशंस दिए थे कि कैसे कैसे हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी ने यहाँ पे लिखा था कुछ सेशंस देते हुए कि डेवलपिंग इकोनॉमीज को फोकस करना चाहिए इन चीजों पर भी। तो यहाँ पे एक और बड़ी खबर ये आई है कि जो इंडिया के बिलियनियर है मुकेश अंबानी, वो अब जो उनका जो नया फर्म है उसमें वो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स को और सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें वो एक्सपेंशन अब अपना ला रहे हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अब ये ब्लॉकचेन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब सीबीडी, इसमें इनकी दुनिया में ये एंटर होने वाली है। जो एशिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी है, इस कंपनी के हेड, तो मुकेश अंबानी क्या बोलते हैं अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, जो इनकी एक नई फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पिछले महीने लॉन्च हुई है। तो इसकी डेवलपमेंट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम लेकर आई है, जो कि अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है, ब्लैक रॉक वुड बी अ पार्टनर। तो यहाँ पे ब्लैक रॉक इनका पार्टनर बनने वाला है। तो अंबानी का जो रिलायंस है ये इंडिया की डिजिटल ग्रोथ में बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और अब ये सीबीडीसी और ब्लॉकचेन इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पे इस कंपनी के लिए, और होप्सो इंडिया के लिए भी,
तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे बोलती है कि इनका जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए डिजिटल अडॉप्शन पे फोकस करेगा। और यहाँ पे अंबानी बोलते हैं, और जो यहाँ पे रिलायंस की एक और एंटिटी है रिलायंस रिटेल, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिटेल चेन है, वो यहाँ पे बोल रही है कि दे आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इंडिया के डिजिटल रुपी अपने पायलट फेज पे फरवरी 2023 में। तो जिसकी वजह से जो इंडिया का सीबीडीसी है वो भी, उसका जो यूज होगा वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक और यहाँ पे खबर है, तो सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पे बोला था कि इंडियंस वुड फेल एट बिल्डिंग चैट जीपीटी, रिलायंस बॉस मुकेश अंबानी से चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे एक चीज और चल रही है कि इनकी जो मीटिंग अभी हुई थी रिलायंस की, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी ने बोला था इसके साथ साथ कि जियो एआई मॉडल्स अपने इंडियन यूजर्स के लिए बनाने वाली है, जैसे चैट जीपीटी है ओपन एआई का। तो जियो ने प्रॉमिस किया है यहाँ पे एआई सभी के लिए होगा और हर जगह होगा इंडिया के लिए, और हम बना के रहेंगे। अब यहाँ पे सैम ऑल्टमैन ने बोला था हम चैट जीपीटी बनाने में, मतलब इंडियन चैट जीपीटी बनाने में फेल हो सकते हैं, और मुकेश अंबानी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। 2 महीने पहले जो ओपन एआई के सीईओ है उन्होंने बोला था यहाँ पे कि इंडियंस कुड ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक चैट जीपीटी बट इट वुड बी फ्यूटाइल। और अभी इनकी जो एजीएम थी, मुकेश अंबानी ने यहाँ पे इनको एक्सेप्ट किया है चैलेंज को, और बोला है कि सभी के लिए होगा और हम इसे लेकर ही आएंगे। और एक लास्ट खबर यहाँ पे हम कवर करेंगे ब्लैक रॉक के ऊपर। ब्लैक रॉक जो कि हम सभी जानते हैं लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, $10 ट्रिलियन का इसका एसेट मैनेजमेंट है। तो इसने क्या किया है यहाँ पे, जितने भी 5 लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर्स है उसमें से 4 में इसने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना, एसेट मैनेजमेंट ब्लैक रॉक यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन 4 ऑफ द 5 लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो कंपनी है इसने अभी अपना स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ भी सबमिट एप्लीकेशन किया था, और अब हमें जान के हैरानी होगी कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है 4 बिटकॉइन माइनर्स में। इन्होंने ऐसा क्योंकि आप ये जानते थे कि यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस हो रही है माइनर्स की, और जिसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग में डिफिकल्टीज हो रही क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन उठा रही है। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फंड्स हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखी कि स्मॉलर माइनर्स को यहाँ पे ये हेल्प कर पाए। और जितनी भी ये कंपनीज है जैसे राइट प्लेटफॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन, मैराथन डिजिटल होल्डिंग, साइपर माइनिंग और ये दूसरे इनकॉर्पोरेशन, इनमें इन्होंने पैसा लगाया है करीब करीब $400 मिलियन का। जो ब्लैक रॉक है उसकी जो फंड एडवाइजर है वो बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुके हैं। ये कुछ न्यूज थी जो मार्केट में चल रही है, और भी बहुत सारी न्यूज है जो आप वेबसाइट्स पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो पैनिक पे या क्रिप्टो न्यूज पे। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।